सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अवाम को भी अब पता चल रहा है कि तब्दीली क्या होती है। जिस तरह से रोज़ बरोज़ महंगाई में तब्दीली आ रही है और ये तब्दीली ऊपर की तरफ जाती चली जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब इस परेशानी का इल्म इमरान खान साहब को हो चुका है और इसीलिए उन्होंने एक हंगामी इजलास भी बुलाया कि किस तरह से कीमतों को कंट्रोल किया जाए। उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन का कहा गया है। इसके अलावा असद उमर साहब मैदान में आए हैं और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हैं। शायद इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना ज़रा मसरूफ़ हैं तो इनको सामने आना पड़ा, जो कि अब वैसे वज़ीर ख़ज़ाना मुशीर ख़ज़ाना हो गए हैं शौकत तरीन साहब। बहरहाल असद उमर साहब ने ये बता दिया है साफ कि महंगाई कहीं नहीं जा रही, इसमें अभी कोई तब्दीली नहीं आनी और नवंबर तक, वो कह रहे हैं नवंबर के आखिर तक शायद कुछ रिलीफ आ सके लोगों के लिए, या मार्च से पहले तो आप सोचे भी ना कुछ होगा। फिर उन्होंने ये भी कह दिया है कि महंगाई ये पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, बल्कि उन्होंने ये तक कहा है कि कई ममालिक में तो पाकिस्तान से कहीं बुरा हाल है, जहाँ पर कभी महंगाई का तसव्वुर नहीं था वहाँ पर लोग चीख रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो फिर भी कुछ बेहतरी है। वही बात जो हम काफ़ी अरसे सुन रहे हैं कि जी अगर खित्ते की बात करें तो आपको पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में कम नजर आएंगी, लेकिन डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। अब कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा रही, कोई पेशगोई नहीं की जा रही। सब कह रहे हैं कि अब पेट्रोल 200 रुपए पर पहले पहुंचेगा या डॉलर पहले पहुंचेगा, क्योंकि 173 रुपए का तो हो गया है। तो इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इसमें अब अपोजिशन ने आखिरकार एक मौका पाया है और उन्होंने कहा है कि अभी रबीउल अव्वल शरीफ के बाद, नहीं 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बाद फौरन से वो अब स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ आ रहे हैं। अब एहतजाज सड़कों पर होगा। IMF की तरफ हुकूमत देख रही थी कि चले IMF से कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन IMF से भी डू मोर का मुतालबा आ गया है। अगरचे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि बिजली भी महंगी की गई है, लेकिन IMF कह रहा है कि नहीं, अभी आप सेल्स टैक्स में जो इस्तिस्ना दिया हुआ है जिन चीज़ों पर, वो भी ख़त्म करें, सेल्स टैक्स आप लगाएं और इसके अलावा आप टैक्स और बढ़ाएं। तो होगा क्या? इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही बनी हुई है। अब सियासत भी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इमरान खान साहब की मीटिंग्स, इजलास सब इसी पर हो रहे हैं। इसी बारे में आज हम बात करेंगे और हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, माहिर मईशत हैं। उनसे हम आज खुसूसी तौर पर इस मौजू पर बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि ये क्या वाकई हुकूमत बेबस है और ये सही कह रही है कि जी इंटरनेशनल इतनी महंगाई हो गई है कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, बस ये अब सब पिसेंगे इसमें? देखें उसामा, पहले तो हमें एक बात तय कर लेनी चाहिए और वो ये है कि इस वक्त जो हमारा इंपोर्ट बिल है, जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उसका 25% जो है वो हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं जी। यानी कि हमारी बिजली जो है वो भी इम्पोर्टेड है, कोयले पे है, और जो LNG है वो सब इम्पोर्टेड हैं, और ऑयल जो है जो हमारी गाड़ियों में जाता है वो भी इम्पोर्टेड है। तो 25% जब आपका इम्पोर्ट बिल जो है वो एनर्जी है, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि इतना ज़्यादा हमने बैरून मुल्क एनर्जी पे अपनी डिपेंडेंस कैसे की। तो इसमें एक चीज़ आप करें कि हमारा एक ज़माना था कि हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स तकरीबन 1-2% होती थी हमारी इंपोर्ट बिल की, और उसकी वजह ये थी कि हम डैम्स बनाते थे और बिजली डैमों से आती थी जी। अब उसको जब सियासी रंग दिया गया, बहुत से हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हुक्मरानी भी जिन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी डैम बनेगा हमारी ओवर आर डेड बॉडीज़, तो डैम तो हमने बंद कर दिए। उसके बाद हमें मौका मिला कि हम अपनी बिजली का निज़ाम को रिन्यूएबल्स पे ले जाएं। 2014-2015 में ये इंटरनेशनली आ गया था कि जो सोलर पावर है ये कोयले और LNG से सस्ती है, और सोलर पावर जो है उसके लिए आपको बैरून मुल्क से सूरज नहीं इंपोर्ट करना पड़ता, वो पाकिस्तान में वाफिर मकदार में है। तो 2015 से लेके 2018 तक हमारी जो उस वक़्त की हुकूमत थी PMLN की,
उन्होंने सोलर पावर की बजाय 10,000 मेगावाट कोयले पे और एलएनजी पे लगा दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज हम पूरी एनर्जी अपने मुल्क की इंपोर्ट कर रहे हैं और इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिकली, और इससे हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो इतनी महंगी है ये बिजली, क्योंकि इनके ठेकों में भी हमने बड़ी खुर्द-बुर्द की हुई है कि इतनी महंगी बिजली है कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा। सो इंपोर्ट करके हम अगर उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान को एक गड्ढे में फेंक दिया उसने, और इसमें से निकलना इतना आसान काम नहीं है। आज जो ये सारे कर रहे हैं प्रोटेस्ट कि हम महंगाई क्यों है, असल में महंगाई इसलिए है कि आपका एनर्जी सारी इम्पोर्टेड है। सही। और एक ऐसा एक्सटर्नल शॉक पड़ा है पाकिस्तान को कि $45 ब्रेंट की कीमत $85 हो एक साल। ठीक। और ये जो कीमत है ये हमारी बिजली में भी घुस गई है, क्योंकि हमारे सारे जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इसी के साथ मुंसलिक हैं। तो ये हमारा निज़ाम जिसने भी बना दी है 2018 तक, जो हमें एक शिकंजे में जड़ गए हैं, अब उससे निकलने में आपको कम से कम 5-6 साल लगेंगे, क्योंकि अब आप देखें इस हुकूमत ने 10 डैम शुरू किए हुए हैं, लेकिन हर डैम को कोई 5 से 10 साल लगेगा। इस हुकूमत ने सोलर का काम शुरू किया है, उसमें भी लगेगा। जो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो हमने अब ये अदायगियाँ करनी है, जो हमने इतनी कैपेसिटी लगा दी है, ये कहाँ से आएगी? और ये हमारे अदारे जो हैं वो सारे के सारे, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी देखें, आप नेपरा देखें, इनमें जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सारे ये कोयले और गैस के प्रोफेशनल्स हैं। ये इनमें कोई ग्रीन एनर्जी का है ही नहीं है। ग्रीन एनर्जी को अब हमें अपने अदारों में लाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम ग्रीन एनर्जी। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं इसमें तो बड़ा टाइम, आप खुद जिस तरह कह रहे हैं 5 साल 10 साल, तो लोग तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अभी आप देखें पेट्रोल की कीमत जिस तरह बढ़ी है, कहा जाता है जी ये $140 पे भी गया था फी बैरल, तो उस वक्त भी $100 था पाकिस्तान में, आज वो 85 पर गया है तो $137 हो गई है, और डॉलर देखिए 173 से ऊपर चला गया है, ये भी कहीं नहीं रुकने वाला। बिल्कुल। एक इसमें जो उम्मीद की है किरण, वो ये है कि ये जो शमसी तवानाई है, ये इसको 5-6 महीने में आप ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे इदारों को अगर बहुत मुतहर्रिक किया जाए कि वो सारी अब कैपेसिटी जो है उसको शमसी तवानाई की तरफ लेके जाएं, तो मेरा ख्याल है कि 6 से 12 महीने में हम खासा फर्क डाल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक और बड़ा इशू गवर्नेंस का भी इशू है। मगर आपने ठीक है कि इंपोर्ट बिल आपका बढ़ गया, चीज़ें महंगी हो गई, लेकिन आप बेहतरीन गवर्नेंस से भी चीज़ों को बेहतर कर सकते थे, लाइन लॉसेस को कम कर सकते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट से तो गवर्नेंस का मसला ही नहीं हल हो रहा। ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र हो रही हैं, लेकिन गवर्नेंस इनसे नहीं हो रही। बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त कहा कि हमारे जो लाइन लॉसेस हैं वो तकरीबन 20% के करीब हैं, और वहाँ पे हमें बड़ी ड्रास्टिक काम करने की ज़रूरत है कि कम से कम उसको 10% कम किया जाए, 20 से 10% पे लाया जाए। उसके लिए हमारे इदारे जो हैं वो भी मुलव्वस हैं इस सारे काम में, तो वहाँ पे आपको टोटल रिवैम्प चाहिए। सो कहने का मकसद मेरा ये है कि जो नेपरा है और जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसमें तमाम बड़े ओहदों पे वो लोग हैं जो कोयले और गैस के माहिर हैं और उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ग्रीन एनर्जी को हम बीच में डालेंगे तो ये काम तेज़ी से होगा। दूसरा जो आपने बात की कि ये जो चोरी है इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी बात है कि हमारे रिसीवेबल्स जो हैं वो बहुत से रिसीवेबल्स बलूचिस्तान और फाटा के हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें बलूचिस्तान और फाटा में शमसी तवानाई को इमीडिएटली बीच में डालना चाहिए ताकि बलूचिस्तान में भी शमसी तवानाई आए और वो सस्ती है,
और उसकी पेमेंट करनी आसान है। फाटा में भी हमें बहुत ज़रूरत है शमसी तवानाई की, उसमें भी हमें हंगामी बुनियादों पे करेंगे तो उससे हमारे रिसीवेबल्स भी होंगे। लेकिन इसमें ये है कि अब हमारा पावर सेक्टर को बहुत तेज़ी से हमें ग्रीन की तरफ लेके जाना है और उसमें हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि माहिरीन जो हैं वो ग्रीन एनर्जी के आएँ और ये जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी के हैं ये माहिरीन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। गुलाम रज़ा साहब, और आई थिंक कि ये गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर लगी हुई है ये काम करने के लिए। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो हमारा जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो वो इमीडिएटली करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो इमीडिएटली रुपये के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। उसके बाद अगर आप एक और भी ये ज़रा टेक्निकल बात है कि फाइनेंशियल एक अकाउंट होता है जिसमें हमारे डॉलर्स आते हैं, तो बिजली की वजह से फाइनेंशियल अकाउंट में से भी हमारा मीटर हर वक्त चलता रहता है क्योंकि हमने आईपीपीएस को कैपेसिटी पेमेंट्स भी देनी होती है। तो ये सारा एक बड़ा जिसे कहना चाहिए कि एक पाकिस्तान ये बहुत सुसाइडल हमने ये पावर सेक्टर बना लिया है और इसकी रिवर्सल करनी इमीडिएटली, जैसे मैंने कहा कि अगले 6 से 9 महीनों में हमें ये सारा ग्रीन सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है, वो भी नहीं कंट्रोल हो रहा। अच्छा जी, गुलाम रज़ा साहब सवाल करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने फरमाया कि 2018 तक जो लगने वाले प्लांट्स थे बिजली के, वो बड़ी वजह है यहाँ पे। इकनॉमिक ऑर्डर था एक कि ये तो जो एलएनजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे इनसे हमने टेक्सटाइल सेक्टर को या दीगर जो सनती सेक्टर है उसको चलाना था। ये बिजली तो घरों के लिए नहीं थी। फिर गवर्नमेंट आई नहीं तो इन्होंने सबसे पहले तो एलएनजी इसकी गर्दान पड़ते रहे और नहीं ली। और फिर अभी भी सूरत हाल जो सर्दियों में के सौदे थे जो आपने जुलाई अगस्त सितंबर में करने थे वो आप नहीं कर सके। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इस वक्त जो हमारे तमाम मायदे हैं एलएनजी के हों या कोले के हों, उनमें जो एक कंपोनेंट होता है एनर्जी प्राइस का, एनर्जी प्राइस होती है जो हम फ्यूल उसमें डालते हैं। इस वक्त आपको हैरत होगी कि हमारी जो एनर्जी प्राइस है वो सोलर पावर से डबल प्राइस है। अगर आपकी एनर्जी प्राइस इस वक्त 4-5 सेंट है तो सोलर पावर जो है वो 2-2.5 सेंट पे है। सो हमें ये जो सो कॉल्ड सस्ती बिजली बननी थी एलएनजी से, वो इतनी सस्ती नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री उसको इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट करने के काबिल हो। एक्सपोर्टर्स के लिए सर नेपरा डिटरमेंट टैरिफ अगर देखें आप, सर डॉक्टर साहब नेपरा डिटरमेंट टैरिफ देखें, सोलर का 22-23 रुपये है और इसका 11-12 रुपये है। मुझे ये बताएं कि फिर नेपरा को वो अथॉरिटी है तो इनको एनर्जी मिक्स बेहतर करने से किसने रोका था? ये हमारी गवर्नमेंट जो है जो पहले दिन अभी ऐलान कर दे कि कल से हर शख्स अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा सकता है और ये सोलर पैनल के ऊपर ड्यूटी खत्म कर रहे हैं। किसने रोका है? ये तो आप 1 घंटे में सोल्यूशन दे सकते हैं, अगले महीने लोगों के बिल कम होने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे इदारों में तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं वो इस वक्त फॉसिल फ्यूल की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं आने दे रहे। अब आप ये देखें कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसको हमने 2007-8 में सोलर पे कर दिया था। आज तक पार्लियामेंट के बिल बहुत कम है, तो क्यों नहीं पूरे पाकिस्तान के सोलराइज किए गए घर? और ये तो मेरा कहने का यही मकसद है कि पिछले 10 साल में ये हम पूरे पाकिस्तान में हर एक को जो घरों में डोमेस्टिक यूजर्स में भी अगर हम सोलर कर देते तो इस वक्त हमारा इंपोर्ट बिल बहुत कम होता। अच्छा, अभी क्या किया जा सकता है? अब देखिए आईएमएफ से मुज़ाकरात जो हैं, कहा जाता है जी वो नाकाम हो गए हैं, मुशीर ख़जाना कहते हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि जी आईएमएफ वाज़े कर रहा है कि जी आप टैक्स और बढ़ाएं। इसका क्या होगा? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ये तो एक चीज़ हमने तफसील से इस पर बात कर ली एनर्जी पर, लेकिन खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी में गोश्त और दूध चले छोड़ ही दें, आटा, घी, दालें, चीनी, चावल, इस तरह की चीज़ें, ये तो अब लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। जी ये भी इसका भी बड़ा एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि हमने
जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको हमने बिल्कुल किसी किस्म की तरजीह नहीं दी पिछले पहले कम से कम 10 सालों में। जब इसहाक डार साहब ने रुपए की कीमत को फिक्स कर दिया और सारा फोकस उनका अर्बन इकॉनमी पे आ गया, रूरल इकॉनमी जो है, फार्मर जो है, उसको वो कीमतें नहीं दी गई जिस कीमत पे वो मुनाफा कमा सके। और हमारे रूरल एरियाज़ में गुर्बत हो गई और बहुत मसले मसाइल हैं और उनकी प्रोडक्शन जो है वो नीचे से नीचे जाती गई। हमारे जो रिसर्च के इदारे हैं उन्होंने नए बीज नहीं बनाए। तो ये एक बड़ा एक जिसे कहना चाहिए स्ट्रक्चरल इशू बन चुका है पाकिस्तान की इकॉनमी में, और इसको भी आपको रीवैम्प करना पड़ेगा। और पहला स्टार्ट जो है नंबर 1 कीमतें फार्मर को देनी पड़ेंगी और इस साल हमने दी भी हैं, आगे चल के और देनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसमें पूरी रिसर्च जो है, दुनिया का बेस्ट सीड कॉटन में भी, वीट में भी और बाकी जो हमारे जो हॉर्टिकल्चर है उसमें भी, जब तक हम बीज नहीं पूरा प्रोवाइड करेंगे और फार्मर का जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे और उसको एक्सटेंशन में पूरी सपोर्ट नहीं देंगे, पानी का जो ज़िया हो रहा है उसको नहीं रोकेंगे, तो एग्रीकल्चर का टर्न अराउंड बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि इसी साल अगर जब से हमने थोड़ा सा बीज बेहतर दिया है, थोड़ी सी प्राइस बेहतर दी है, तो एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान में से क्योंकि आप अफगानिस्तान की भी पूरी करते हैं तो उसमें बहुत सी हमारी शॉर्टेज होती है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये निज़ाम जो है ये एक स्ट्रक्चरल इशू है जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें साथ साथ गवर्नमेंट बार बार ये तो आइडेंटिफाई कर रही है कि जी मिडल मैन का रोल है, आड़ती का रोल है, वो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, किसान को उतना पैसा नहीं मिल रहा, महंगाई की वजूहात ये हैं, ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक जो है वो बिल्कुल एक क्योस बना हुआ है। तो गवर्नमेंट के अपने एंड पे भी तो बात ये कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं ये मिडलमैन का रोल खत्म करते? बार बार प्राइम मिनिस्टर भी यही बात करते हैं, फेडरल मिनिस्टर भी ये बात करते हैं, लेकिन उसका रोल इंटैक्ट है और महंगाई पे ये काबू पाने पे बिल्कुल ही नाकाम है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त किया, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बहुत स्लो जा रही है इस मामले में। इसका तो सोल्यूशन ये था कि हमारी जो होलसेल मार्केट्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और उनकी जो है फार्मर्स मार्केट्स बनाएं जहाँ पे फार्मर अपना प्रोड्यूस जो है डायरेक्टली लेके आ सके। लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये काम करने में बहुत सुस्त रवि इख्तियार करती है। हमारे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन जिनकी बहुत स्लो है और उसका एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन डॉक्टर साहब अब एक आम आदमी जो है वो तो बेचारा पिस गया है। ये बार बार कहते हैं इंडिया की मिसाल, यूरोप की मिसाल, वहाँ पर कैपिटा इनकम तो देखिए हमारी $1100 है, वहाँ पे 2000 से ऊपर है सभी की। कुव्वते खरीद लोगों की है नहीं है, बेरोजगारी है। अब लोगों के लिए रिलीफ क्या है? टारगेटेड जो ये सब्सिडी देंगे उसे आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिलेगा। वो तो अब ये तो चाहते हैं कि जो बंदा बस फकीर बन जाए, इसके अलावा तो उसके लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। देखें एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत सी लेबर एक्सपोर्ट की हुई है, क्योंकि उनको यहाँ पाकिस्तान में वो जॉब्स नहीं कर सके। और अब ये है कि तकरीबन 60 से 70% हमारे जो लो इनकम ग्रुप्स हैं और इवन मिडिल क्लास के ग्रुप्स हैं उनके फैमिलीज़ में से 60 से 70% फैमिलीज़ में एक ना एक बंदा बैरून मुल्क गया है जो रेमिटेंसेस भेज रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में 2.5 ट्रिलियन रुपीस की रेमिटेंसेस आई थी। इस साल 5 ट्रिलियन रुपीस की रेमिटेंसेस आई हैं, यानी कि 2.5 ट्रिलियन रुपीस इस वक्त आपकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जेब में गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में गहमा गहमी है। ये गाड़ियां बिक रही हैं, स्कूटर्स बिक रहे हैं, हर चीज़ की शॉर्टेज हुई है, इतनी ऑन मनी चल रहा है। वो ये है कि आपके बैरून मुल्क से आ रही है
जो इंजेक्शन हो रहा है। अच्छा दूसरी डॉक्टर साहब, तरफ इसका नुकसान नहीं हुआ कि ये जो रियल एस्टेट को इस्तिस्ना दिया गया कुछ अरसे के लिए, उससे सारा पैसा ब्लैक मनी उधर चला गया, गाड़ियों का आपने दिया, एकदम भरमार हो गई इंपोर्ट की, गाड़ी इंपोर्ट हो रही हैं, गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा है, उससे फिर वो डॉलर के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ गया? नहीं, ये रियल एस्टेट ने जो एमनेस्टी दी गई है उसमें बहुत सा फॉरेन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज डॉलर्स में भेज रहे हैं। सो पहली दफ़ा ये हुआ है कि आपकी जो हाउसिंग है वो एक इंटरनेशनल उसकी मार्केटेबिलिटी ट्रेडेबल गुड बन गया है और वो डॉलर्स में आप ले रहे हैं, तो उसका बड़ा फ़ायदा है हमारे रिजर्व्स के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जो पैसा भेज रहे हैं उनके यहाँ बिजनेस में भी अब वो जा रहा है पैसा। और अच्छा थोड़ा सर, बहुत आखिरी सवाल, आईएमएफ नहीं मान रहा, ये कितना खतरनाक है? आईएमएफ को मनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंक्लूजन इसकी कर दूं कि पाकिस्तान में कोई 20 से 25% खानदान ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई असासा है और ना उनका बंदा कोई बैरूने मुल्क गया हुआ है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है और उस पे हुकूमत का फोकस है। ये जो आप कामयाब पाकिस्तान या एहसास प्रोग्राम देख रहे हैं, टारगेटेड सब्सिडी की जो बात की जा रही है, ये वो 20 से 25% आबादी है जिसको आपको सपोर्ट देने की हकीकी ज़रूरत है और वहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। सानिया निश्तर का नज़र, ठीक है। आईएमएफ सर, आईएमएफ लास्ट क्वेश्चन सर। डॉक्टर साहब, ये 5 से 6 करोड़ लोग बनते हैं, 20 से 25% लोग, 5 से 6 करोड़ की आबादी बनती है। बट आप ये भी देखें कि 220 मिलियन की आबादी में 22 करोड़ में आपके तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं जिनको आपको डायरेक्ट सब्सिडी देने की बहुत ज़रूरत है और उनकी मदद करने की बहुत ज़रूरत है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है कि ये बिल्कुल जो सबसे लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे जो गरीब आदमी उसकी उम्मीद अब इसी से लगी है। देखते हैं कब प्रोग्राम पहुंचता है डायरेक्ट सब्सिडी का, लेकिन इस पर सब तो नहीं आ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने वक्त दिया। न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, नून लीग किसको उतारेगी, क्योंकि परवेज़ मलिक साहब का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, तो कौन आएगा मैदान में, इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। हल्का NA 133 ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हुआ, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब 5 दिसंबर को यहाँ पर इलेक्शन होगा। अब मौजूदा हालात में इसमें कोई शक नहीं है कि जी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल होना है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अब ये सोच रही है किसको उतारा जाए। अच्छा, चाहे कोई भी थी कि शरीफ ख़ानदान की तरफ से भी कोई आ सकता है, लेकिन बाबर डोगर साहब क्या सोचा जा रहा है नून लीग की तरफ से, क्योंकि ये तो उनका गढ़ है, उनके लिए बड़ी आसान सीट होनी चाहिए, ये वो सियालकोट वाला मामला यहाँ नहीं होना चाहिए। अब तो महंगाई भी इतनी हो गई है। देखिए उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये फैसला किसने करना है, किसने कैंडिडेट को उतारना है। क्या मरियम इसका फैसला करेंगी या शहबाज शरीफ करेंगी? और अगर तो मरियम करती हैं तो जो नाम लिए जा रहे हैं कि जी मोहम्मद ज़ुबैर को, एक लॉबी जो है वो कर रही है कि ज़ुबैर, परवेज़ रशीद या कोई मरियम की लॉबी का या खोखे बरादरान में से कोई एक होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे तो फिर उसमें महार इश्तियाक हैं, उसमें फिर ख्वाजा हसान है, उसमें तारड़ साहब भी हैं कि उनको भी टिकट मिल सकता है, जो उनके स्पोक्समैन हैं अताउल्लाह तारड़ साहब को भी टिकट मिल सकता है। अब जो मेन चीज़ है वो फैसला किसने करना है। जो अप्लाई करना है वो एहसन इकबाल को टिकट के लिए अप्लाई करना है। अब अगर ये अब जो है ना, ये थोड़ा सा कुछ मेरे मुल्क के लोगों से बात हुई, शहबाज शरीफ भी फैसला करेंगे, वही सदर है। लेकिन अगर मेरा मतलब है कि मरियम उसमें टांग अड़ा देती हैं कि जी वो नवाज शरीफ को बीच में ले आती हैं कि जी मियाँ साहब फैसला करेंगे, बड़े मियाँ साहब फैसला करेंगे टिकट किसको मिलना है, तो फिर जो है हो सकता है कि परवेज़ रशीद को टिकट मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो सेनेट की रेस को निकाल दिया गया था। वो ना याद करें, बड़ा दुख होता है कि बिल ही नहीं दिया हुआ था उन्होंने पंजाब, वो बिल अभी भी पेंडिंग है, वो कौन सा अभी जमा करवा दिया, हो सकता है अब जमा करवा दें इलेक्शन में आके, तो वो फिर
परवेज रशीद भी कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर मैंने जो नाम लिए हैं खोखर बरादरान, जिन्होंने सारे बेल बॉन्ड बड़े करोड़ों रुपए के और सारे वकला की फीसें अदा की, तो वो भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं कि उनका भी कैंडिडेट होना चाहिए। तो ये अब डिसाइड होना है कि कौन फैसला करेगा। अच्छा, क्योंकि मरियम बड़े आराम से, मरियम को पता है कि वो बड़े आराम से कह सकती हैं कि जी कि एहसन इकबाल को कन्वे कर सकती हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी टिकटें मुझे भिजवाई जाएं, मैं फैसला करूंगा किसको और आखिरी फैसला उनका होता है। अगर नवाज शरीफ की तरफ मामला रेफर हो गया तो इसका मतलब ये कि मरियम की मर्जी चलेगी। अगर नवाज शरीफ की तरफ रेफर ना हुआ तो फिर वो शहबाज शरीफ ही करेंगे, जिसके चांस मुझे बड़े कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से होंगे, हमेशा मुश्किल मैदान में उनको उतार दिया जाता है, लेकिन यहाँ क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं जी खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा? परवेज रशीद साहब ज़ाहिर है एक पब्लिक फिगर नहीं है, उनका कोई उस तरह से वोट बैंक भी नहीं है, कोई हल्के में भी उनकी कोई सियासत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के शख्स को भी खड़ा कर दिया जाए तो फ़र्क तो नहीं पड़ता नून लीग को? नहीं, फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अगर परवेज रशीद साहब जैसा बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ेगा तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है वो दीगर सियासी पार्टियों को होगा। और क्यों आप भूल रहे हैं, दोनों लाहौर के आप रहने वाले हैं, परवेज़ मलिक साहब की सीट है ये, तो मलिक फैमिली को क्यों आप भूल जाते हैं? वो कोई शरीफ फैमिली के मरहूने मिन्नत नहीं है, वो एक ऐसी फैमिली है, उनके मशवरे के बगैर टिकट कहाँ जा सकता है? वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या मरीम साहबा हो, तीनों में से कोई भी अगर सबसे पहली बात शाइस्ता मलिक जो है वो भी MNA है, उनके बेटे भी MNA हैं, तो ये वो दो सीटें उनके पास पहले ही हैं। जी, ये बात देखें, दो घर की अगर सीटें हैं उनकी, कोई वो उनके मशवरे से होगा जो कोई भी होगा, क्योंकि ये परवेज़ मलिक साहब की अपनी सीट है और कब से वो पार्लियामेंटेरियन है, किस तरह से वो चल रहे हैं हल्के के साथ, और जहाँ पे ये नहीं गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये उनकी आबाई सीट नहीं है, ये टाउनशिप का इलाका है, ये पहली मरतबा ये वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं परवेज़ मलिक साहब, इससे पहले वो यहाँ से कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे। इनका जो आबाई इलाका था, जो आबाई सीट थी, जो मिस्री शाह की ये जो सीट थी मोगलपुरे की, वहाँ पर मरियम नवाज ने इलेक्शन लड़ना था, तो मरियम नवाज जब डिस्क्वालीफाई हो गई तो फिर इनके बेटे को दे दी, अदरवाइज वहाँ पर पहले परवेज़ मलिक साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, इनको इनके हल्के से हट के टिकट दी गई थी। और चूँकि नून लीग वो मिस्री ये ज़हीम कादरी पहले यहाँ पर MPA थे और वो एस्पिरेंट थे MNA के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और अल्टीमेटली परवेज़ मलिक साहब को वहाँ से लड़ा दिया गया। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपका पॉइंट वैलिड है कि जाहिर है कि उनका इंतकाल हुआ है परवेज़ मलिक साहब का, उनकी फैमिली से कुछ ना कुछ तो राय ज़रूर ली जाएगी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उनकी राय जो है उसको हम कहें कि जी वो जो शहबाज शरीफ फैसला करेंगे या शहबाज शरीफ का फैसला छोड़ दें, जो मरियम या नवाज शरीफ कर लेंगे उसके आगे तो किसी की नहीं चलेगी। अगर तो देखें, अगर तो सीट वो घर में रखते हैं ना, मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब अपने घर में से किसी को वो सोचते हैं चलाने के लिए, फिर तो मलिक फैमिली की जानिब से भी खुशामदीदी कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी और को देना है तो वो पहले इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो किस को चाहते हैं, कि कौन ऐसा शख्स है जो मलिक साहब की जगह पे उस हलके की क़यादत कर सके। तो ये आप देख लीजिएगा ये सूरत हाल, क्योंकि मेरी कल बात हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक रहनुमा से, तो उनका यही कहना था कि हम सबसे पहले जो हक़ है वो मलिक फैमिली का है, उनसे पूछेंगे और उनकी मशावरत के बाद, तो अगर इनमें से इस शरीफ ख़ानदान में से किसी ने आना है तो फिर वो तो ज़ाहिर बात है कि वो खुद फैसला ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी को टिकट देना है वो मलिक फैमिली से टिकट। शरीफ खानदान का तो सर कोई बंदा है ही नहीं है, वो तो या तो सारे बाहर हैं, जो इधर है वो सारे इलेक्टेड है। मेरा मतलब है अब और किसको देंगे टिकट? असल इशू मरीम साहबा के दामाद हैं, उनके बेटे अनहोनियां भी हो जाती हैं, कोई भी सामने अनहोनियां भी हो जाती हैं। हाँ जी, बड़े खानदान के बड़े लोग हैं। अच्छा सर, ये बताएं गुलाम मुर्तज़ा साहब, तो आपका मतलब है कि दामाद को भी मिल सकती है टिकट? क्यों नहीं सर, मैंने खुद देखे, उनके पोस्टर लगे, उनके भी वज़ीर आज़म, वो भी आपको पता है फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। मैंने खुद देखे उनके पोस्टर, फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं जी। तो अब MNA की सीट है, MNA बनेंगे तो फ्यूचर में अभी तो वालदा नहीं सर, वो तो फिर अब पहले दोनों MNA अभी तो वालदा नहीं पहुंची पार्लियामेंट में, तो बेटा कैसे पहुंच जाएगा? अभी तो वालदा की बारी है, पहले वो देखेंगे कि वालदा जा सकती है नहीं जा सकती। जो लोग फिर कंसीडर किए जा रहे हैं, इसमें दो कैंप्स हैं जो मेरी इत्तलात हैं।
एक कैंप के लोग जो है वो मरियम के ज़रिए से कोशिश कर रहे हैं टिकट हासिल करने की, और दूसरा कैंप जो है वो शहबाज शरीफ का है। बस ज़ुबैर वो बहुत बड़े एस्पिरेंट हैं। उसके बाद मैंने जो नाम लिए हैं ये सारे, कुछ लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ के ज़रिए से आना चाहते हैं, कुछ मरियम की। मेरी जो बात कराची से मोहम्मद ज़ुबैर साहब इधर लाहौर का शख्स जो है ना जी, लाहौर का लोकल शख्स कोई भी होगा जो वहाँ की फैमिलीज़, वहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, उनमें से कोई भी होगा तो लाहौरी उसको वेलकम कहेंगे। लाहौर में अब वो वाली बात नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब खंबे को भी खड़ा कर वो देंगे तो शायद वोट मिल जाना है। अगर नहीं वो खंबे वाली बात जो शाहिद साहब, नहीं वो शाहिद साहब की जो बात है ना, वो एक अलग सिलसिला है। उनके साथ उस वक्त के हालात मारूजी जो है वो देखे जाएं। अभी तो हालत ही नहीं है ज़ुबैर साहब की कि वो ज़ुबैर साहब को काउंसलर का भी टिकट करेगा, बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। खोखर बरादरान वहीं से हैं, लाहौर से हैं, उनके सारे हल्के उसी हल्के के साथ साथ जी खोखर बरादरान एस्पिरेंट हैं और माशाल्लाह उनकी बड़ी पार्टी के लिए खिदमात हैं। उन्होंने उनकी बड़ी खिदमात हैं, वो बड़े एटीएम रहे हैं और उन्होंने सारी जमानतें जितनी भी पैसे हैं वकीलों के सारे खर्चे उन्होंने भरे हुए हैं। तो वो बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। मैं एक और पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम हर ज़िमनी इलेक्शन में ही देखते हैं कि उसके बाद ये फैसला हो जाता है कि जी ये 22 करोड़ आवाम का फैसला हो गया, कौन किसके साथ है। ये एक इस दफ़ा भी वो डिबेट बनेगी 5 दिसंबर को, उससे पहले यही माहौल बनेगा कि जी हर सूरत एक सीट है और जो भी जीतेगा, अगर नून लीग जीत जाती है वो कहेंगे देखिए अवाम ने फैसला सुना दिया और अब ये फारिग है ये जनाबी हुकूमत। और अगर यानी तहरीक इंसाफ जीतती है तो वो कहेंगे देखिए जी आज भी लोगों ने एतमाद कर दिया है, हमारे ऊपर पूरा है। वो एक इलेक्शन से क्या ये पता लग जाता है कि पूरे पाकिस्तान में क्या सोच है? ये कोई ऐसी बात नहीं है, सीट एक ही होती है। और ये है कि मिजाज कम अज़ कम ये होता है लोगों का कि आप जिस तरह वो कहते हैं कि देग में से एक चावल देखा जाता है, वो इस तरह से जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको अगर इस तरह की सूरत हाल मिले, 5-10 सीटें हों, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शहर का माहौल है। शहर में आप जानते हैं कि शहर के लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, शहर के लोगों को अदारों तक ज़्यादा एक्सेस होती है, सफाई वगैरह सिलसिला वो खुद देख रहे होते हैं, और बाकी अशिया जरूरी है शहरी सारे बाहर से खरीदते हैं। इसमें वो इस तरह के फैक्टर जो है। मेरा एक जाती देखें यहाँ पर, यहाँ से ना ज़हीम कादी साहब इलेक्शन लड़ा करते थे और वो ये क्लेम करते थे कि जी बड़ी फॉलोइंग है और वो जमानत जब्त करवा बैठे थे, लेकिन रवायती तौर पर नून लीग की सीट है। अच्छा जी, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ होंगे जी, वज़ीर आला की भी तर्जुमानी कर रहे हैं, और हमने बात करनी है डेंगू इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है पंजाब में। अगर कोरोना की वबा नीचे गई है तो डेंगू क्यों इतना बढ़ रहा है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। स्मॉग का भी कहा जा रहा है जी, फिर से मामला उठ गया है, इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। कोरोना के वार कुछ कम हुए, लोगों ने सुख का सांस लेना शुरू किया, लेकिन फिर देखा गया कि डेंगू, और ऐसे लग रहा है मेरे इर्द गिर्द भी कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां कोई ना कोई मरीज़ सामने नहीं आ रहा। एक दिन में 500 मरीज़ सामने आ रहे हैं और 18 मरीज़ एक ही दिन में इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में सूरत हाल सबसे ज़्यादा खौफनाक, ख़तरनाक बताई जा रही है। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। हसान खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान हुकूमत पंजाब हैं। हसान खावर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये क्या प्लानिंग नहीं थी, पता नहीं था, और पोजीशन नून लीग अब ये कहती है कि जी हमारे दौर में हमने डेंगू को ख़त्म कर दिया था और अब सफाई का या दीगर चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। शायद आपकी सारी तवज्जो कोरोना वबा की तरफ थी और ये अब डेंगू की वजह से हलाकतें शुरू हो गई हैं। अच्छा देखें उसामा, बात यह है कि ये तो खैर अपोजिशन का बयानिया है। पहले मैं डेंगू पे बात करता हूँ, फिर अपोजिशन पे बात करते हैं। डेंगू के ऊपर सूरत हाल वाकई इस वक्त ऐसी है कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है, और जो फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना डेंगू के ख़िलाफ़, वो है कम्युनिटी अवेयरनेस, और जो आपके महल्ले में आप ख़ुद पानी ना खड़े होने दें ताकि लार्वा की और मच्छर की अफजाइश ना हो। जो आपका सवाल है कि क्या प्लानिंग नहीं थी, क्या नहीं था, देखिए अपोजिशन ने, पहले मैं 1 मिनट सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये बयानिया क्या है। ये बयानिया ये है कि शहबाज शरीफ के दौर में जो डेंगू का बदतरीन साल था, टाइम के बाद पूरे शहर में धुएं मारकर एक मीडिया सक्सेस क्रिएट की गई, हालांकि वो डेंगू के हवाले से बदतरीन साल था। अब आते हैं
ये इस बात का ये जानते हैं कि एक सोची समझी पॉलिसी है हुकूमत पंजाब की। हमने सड़कों पर आम स्प्रे एक्सपर्ट्स की हदायत पे बंद कर दी है, क्योंकि जो आपके सेहत के माहिरीन हैं उन्होंने ये बताया है कि इससे सांस की बीमारियां पैदा होती हैं बहुत ज़्यादा, और नुकसान इसका ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। और कोविड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्योंकि ये एक फेफड़ों को अफेक्ट करती है, हमें डबल केयरफुल होना है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना करें कि खुदा ना खास्ता कोविड का जो असरात हैं वो कंपाउंड हो जाएं। तो हम गली मोहल्लों में खुले स्प्रे नहीं कर रहे एक्सपर्ट्स की एडवाइस के मुताबिक। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि हम क्या कर रहे हैं। अपोजिशन ने पहले ये बयानिया बनाया जो मैं समझता हूँ कि मुजरिमाना है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों मुजरिमाना है। उन्होंने कहा कि हस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे। ये इसलिए मुजरिमाना बयान है कि अगर लोगों को आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे तो लोग हो सकता है डर के हस्पतालों को रुजू ना करें, उनको बर वक्त इलाज ना मिले। हर 3 घंटे बाद महकमा सेहत इसको मॉनिटर कर रहा है। लाहौर के हस्पतालों के अंदर 2-3 हस्पताल ऐसे हैं जिनमें जो डेंगू के बेड्स हैं वो क्लोज टू 100% होते हैं। उसके ओवरफ्लो के लिए एक डेंगू फील्ड हस्पताल बनाया गया है जहाँ पे 300 से ज़ायद बेड हैं। वहाँ पे अभी भी ऑक्यूपेंसी कोई 20% से ज़्यादा नहीं है, और वो हर 3 घंटे के बाद हम उसको चेक करते हैं। तो हस्पतालों में बेड हैं, डेंगू के टेस्ट हो रहे हैं। ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब आते हैं कि अगर आप सड़कों पे स्प्रे खुले नहीं कर रहे लोगों की सेहत की हिफाजत के लिए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं। हमने इसको बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ मिल के इसको देखा है, और हमने एक हॉट स्पॉट स्ट्रेटजी बनाई है। मैं इंशाल्लाह जो मीडिया के दोस्त हैं उनको लेके भी जाऊंगा कंट्रोल रूम में किसी ज़िले के, और दिखाऊंगा भी। हम उसमें उसामा ये करते हैं कि हम हर रोज़ 3 से 4 लाख घरों की चेकिंग करते हैं लार्वा के लिए। अच्छा। और जिस घर में लार्वा मिले उस घर में और उसके इर्द गिर्द के 48 घरों के अंदर हम इनडोर रेजिड्यूल स्प्रे करते हैं जो कि निस्बतन सेफ़ है। उसके अलावा हम तकरीबन 60 से 90 हज़ार आउटडोर जो स्पॉट्स हैं उनको हर रोज़ चेक कर रहे हैं। उनमें जहाँ एक ख़ास तरह का लार्वा मिले वहाँ पे स्प्रे किया जाता है। तो हुकूमत पंजाब अवेयरनेस, हॉटस्पॉट चेकिंग और स्प्रे, और तीसरा टेस्ट और जो हॉस्पिटलाइजेशन है, ये तीनों जगह पे काम कर रही है। ठीक है। ऑपोजिशन को क्योंकि इस वक्त सियासत चमकानी है, उनको लोगों की सेहत की फिक्र नहीं है, तो वो इस तरह के बयान दे के अवाम को गुमराह कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया को इसमें रिस्पॉन्सिबल रोल बताना चाहिए। आपको मैं हॉस्पिटल मीडिया को लेके भी गया था, उन्होंने खाली बेड भी देखे। ये सही पैगाम लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हसन साहब, ये कहा यह जा रहा है कि हुकूमत कोरोना की वजह से इतनी प्री ऑक्यूपाइड थी कि उन्होंने डेंगू के SOPs जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया। फरवरी में पहली मीटिंग होनी चाहिए थी। मई, जून, जुलाई में जो लार्वा बनता है उस पर प्रॉपरली टारगेटेड स्प्रे होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। अब डेंगू फैल चुका है, अब स्प्रे करने का फ़ायदा नहीं है। जब होना चाहिए था उस वक्त नहीं हुआ, और ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। देखिए, अगर तो कहीं अभी तक हमने जितना देखा है हमें तो नेग्लिजेंस नज़र नहीं आई, लेकिन अगर नेग्लिजेंस नज़र आएगी तो हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला साहब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रा कोविड के हवाले से बता दूं कि लोग जो है ना वो समझते हैं, लोग देख रहे हैं ऐनक के ऊपर, वो ढूंढ रहे हैं कि जी हैट और लॉन्ग बूट हमें नज़र आए तो हमें समझ आएगी डेंगू के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। जो लोग नहीं समझ रहे मैं आपको वो बताता हूँ। पहली बात, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोविड का मुकाबला जिस तरह पाकिस्तान ने किया और जिस तरह आज भी कर रहा है, उसमें हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी कारकर्दगी दुनिया में एक मिसाल है। उसके साथ साथ हम जाहिर है कि डेंगू के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो डबल बर्डन उठा रहे हैं। जब वो डबल बर्डन उठा रहे हैं अपनी सेहत की परवाह ना किए बगैर, और हम मीडिया में ये कहें कि उन्होंने कोताही किया है, तो हम उनको डीमोरलाइज करते हैं। ये उनके लिए तारीफ़ की जगह है। ये उनको हमें इनकरेज करना है कि वो हमारे हेल्थ फ्रंट पे सोल्जर्स हैं, वो 2-2 महाज पे जंग इकट्ठे लड़ रहे हैं। अगर हम ही उनकी तारीफ़ें बदतारीफ़ियाँ कर करके उनका मोराल डाउन कर देंगे तो ये जंग हम कैसे लड़ेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उन लोगों को देखें जो ना कोविड की परवाह कर रहे हैं ना डेंगू की परवाह कर रहे हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। 5 हस्पतालों ने स्टाफ दे के हमारा डेंगू फील्ड हॉस्पिटल स्टाफ किया है, 24 घंटे वहाँ पे काम हो रहा है, 40 सेकंड के अंदर वो CBC कर रहे हैं। इन लोगों को देखें, इस बयानिए से बाहर आए। और आखिरी बात इसमें यह है कि ये कोविड ईयर था। कोविड ईयर के अंदर हमें स्प्रेस के हवाले से डबल केयरफुल होना है। आपने देखा कि दुनिया में इससे कितनी तबाही आई और ये फेफड़ों को अफेक्ट करती है।
हमने लोगों को महफूज बनाना है, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा मोहलिक बीमारी है। अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने नेग्लिजेंस की होती और खुले स्प्रे किए होते तो न जाने आज कोविड की वजह से कितना नुकसान हो चुका होता है। डेंगू के स्प्रे उसको कंपाउंड कर देते। चूंकि हम हसान खावर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने फरमाया, मुर्तज़ा आपसे मुखातब हूँ कि जिस तरह से आपने फरमाया कि हमने प्रीकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो भी उठाए थे, और देखें ये तो बड़ी कावश है डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा की, कोरोना के लिए भी और उसके बाद की सूरत हाल जो है उसके लिए भी। लेकिन ये पॉलिसी लेवल पे जो जिस तरह से बाबर डोगर साहब ने फरमाया नेग्लिजेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन आपने ये कहा कि तमाम प्रीकॉशनरी मेजर्स किए गए हैं और कोविड की वजह से स्प्रे नहीं किए गए। कौन से ऐसे आपके कंसल्टेंट्स हैं जो उनका नाम प्लीज़ बता दें जिन्होंने ये आपको सजेस्ट किया था? वो WHO के हैं वो या पाकिस्तान के हैं जिन्होंने ये कहा था कि आप कोविड की वजह से डेंगू स्प्रे नहीं कर सकते? नेम वन ओनली। अच्छा, मैं आपको नहीं, मैं आपको एक नहीं, मैं आपके प्रोग्राम अपने ट्विटर पे हमने एक डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। मैं उसमें हमने लोग फिर मज़ीद ऐड भी किए हैं। हम पहले इनसे इनफॉर्मली इंगेज कर रहे थे, अब हमने उसको एक फॉर्मल कमेटी की शक्ल दी हुई है। मैं उसका नोटिफिकेशन और उसके जो एडिड मेंबर्स हैं वो इसके बाद मेरे ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर दूंगा। उसमें एंटोमोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और भी एक्सपर्ट्स हैं, आप सबके नाम देख लीजिएगा, उनसे आप टेक्निकली बात भी करें, वो आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो ओपन स्प्रेस थे इनडिस्क्रीट अनटारगेटेड, इसका जो कॉस्ट है, इसका जो नुकसान है वो फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। और ये बात रोज़े रोशन की तरह जो लोग इस मामले को जानते हैं उन पे अयां है। ये कोई बहाना नहीं है जिसके पीछे हम छुप रहे हैं। मैं इसके बाद इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप देखिएगा इस प्रोग्राम के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ भी ये आ रही है कि जी PDM ने फैसला कर लिया है जी लॉन्ग मार्च होगा। आप चूँकि तर्जुमान भी हैं तो अब ये महंगाई का इशू सामने आया हुआ है, अद्वियात से लेकर हर चीज़ महंगी। तो अब पहला लॉन्ग मार्च था वो और था कि जी इलेक्शन रिग्ड है, ये है वो है, लेकिन इस दफ़ा लॉन्ग मार्च उन्होंने अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल दिया और पहली दफ़ा हुआ है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने भी हामी भर ली कि जी लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा। डेट का ऐलान बाद में होगा, इस्लामाबाद तो वो जा रहे हैं। तो इस दफ़ा हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी? रोका जाएगा या पहले की तरह जाने दिया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं अभी तो आपने ख़ुद कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने अभी दी है, तो हुकूमत की स्ट्रेटजी तो ज़ाहिर है कि हम सोच के बताएंगे, लेकिन मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ। ये जमहूरी हुकूमत है, हर किसी को जमहूरियत और कानून के दायरे में रहकर जो उसके हकूक़ हैं, जो तरीक़ाकार है प्रोटेस्ट करने का, उसको उसकी पूरी इजाज़त है और होनी चाहिए। अगर कोई शख्स, कोई पार्टी, कोई ग्रुप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हुकूमत जो है वो स्टेट की रिट एनफोर्स करेगी। ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिसके अंदर रहते रहते कोई भी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लास्ट क्वेश्चन सर, खावर साहब, इसमें सिर्फ एक चीज मैं कह दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि मिडल मैन या आरती का जो रोल है ये कंपाउंड कर रहा है महंगाई के इशू को, तो उसको आप खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये महंगाई को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं? जी, उसको महंगाई, ये जो आपने क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, मैं आपको इसी का जवाब देता हूँ। एक तो ये है कि पहले तो हमारा प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का एक निज़ाम है जो चल रहा है, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हमारे जो AC साहिबान हैं हमने उनको हिदायत की है और वो इस वक्त जो ऑक्शंस हैं ना मंडी में उनको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से इस महंगाई का सिलसिला शुरू होता है कि कितने पैसों पर वो ऑक्शन हो रही है। एक बात ये है, और जो हमारी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं नेशनल भी और सूबाई लेवल पे भी, वो ना सिर्फ प्राइस मॉनिटर कर रही है बल्कि ये जो मिडिल मैन का मार्जिन है ये भी मॉनिटर कर रही है। और जहाँ पे हमें लग रहा है कि वो ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे फिर हम एक्शन लेते हैं और मॉनिटरिंग भी सख्त करते हैं। ठीक। और अभी इसके अलावा जिस तरह अभी इमरान खान साहब ने एक और इजलास बुलाया है, पहले कहा जाता है चीफ सेक्रेटरीज को भी कहा है, तो किस तरह से अब जो एक कहा गया अभी असद उमर साहब की जी एक्सटर्नल फैक्टर है, तो हुकूमती सतह पर कैसे कुछ कंट्रोल किया? पेट्रोल है वो महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अब हड़ताल पे चले जाएंगे कि जी हमने भी किराए बढ़ाने हैं, तो क्या उनको रोका तो नहीं जा सकेगा? क्या कोई मैकेनिज्म तय किया जाएगा कि कितना इम्पैक्ट आया है, किस तरह बढ़ाई जाएंगी? हर चीज़ चूँकि अब एक और तरह से महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, तो उनके लिए क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा, देखें, बात यह है, पहले तो तेल की आपने बात की, हर एक कमोडिटी के अंदर एक ऐसी अलमनाक कहानी है पिछले 70 साल की कि आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पेट्रोल की भी आप बात सुन लें। पेट्रोल की कीमत आपको पता है ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, पाकिस्तान कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो नहीं है। जब तेल बाहर से महंगा होगा तो हुकूमत के पास दो ऑप्शंस हैं,
या तो वो उसकी कीमत पास ऑन कर देगी कंज्यूमर्स को, या वो उसको सब्सिडी दे देगी। हमारी हुकूमत ने बीच का रास्ता इख्तियार किया है। टैक्स हमारा कम तरीन सतह पे है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम तरीन सतह पे है, हमने अपने शेयर के ऊपर हिट ले लिया है। अब इससे मज़ीद अगर सब्सिडी हुकूमत देना चाहे तो आपको अपने कर्ज़ों में इजाफा करना पड़ेगा। मेरे तो ख्याल afford में नहीं जो हो सकता। अप्रिशिएट करने की वो बात तो ये मुल्क है दिवालिया हो जाएगा सर। कि हमने मुश्किल और सही रास्ते का इंतखाब किया है, हमने आसान लेकिन गलत रास्ते का इंतखाब नहीं किया। ठीक एक है। बात। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे तेल की कीमतें कम होंगी हम वो भी इंशाल्लाह पास ऑन करेंगे साथ। चले अल्लाह करे सर, अभी तो उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा, अभी इंटरनेशनल मार्केट से कोई अच्छी इस तरह की खबर आ नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, तर्जुमान हुकूमत पंजाब, आपने हमें वक्त दिया। कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।